हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ऑफ ज्योमेट्रिक्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था। आज हम देखेंगे स्कैटरिंग के टाइप्स, जैसे सेलेक्टिव होता है, नॉन सेलेक्टिव होता है, फिर सेलेक्टिव हमारे पास फर्दर क्लासिफिकेशन रखता है हमारे पास रेले स्कैटरिंग और माई स्कैटरिंग हमारे पास। ठीक है, तो उसके बारे में देखेंगे। और आज हम वो चीज़ भी देखेंगे जैसे कि सन राइज और सनसेट के टाइम पे हमारे पास सन जो है वो रेड कलर का क्यों दिखता है, और जो स्काई है वो ब्लू कलर का क्यों दिखता है हमारे पास। ठीक है, तो वो सारे कॉन्सेप्ट जो है वो स्कैटरिंग की वजह से होते हैं। उन्हीं के बारे में हम देखेंगे कि कौन से स्कैटरिंग की वजह से कौन सा फिनोमेनन एग्जिस्ट करता है हमारे पास। और आज हम एब्जॉर्प्शन के बारे में देखेंगे, जो कि हमारे पास थर्ड फैक्टर है, जो हमारे पास रेडिएशन जब इंटरेक्ट करती है एटमोसफेयर के साथ, तो थर्ड फैक्टर है एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है। तो उसके बारे में भी देखेंगे हमारे पास। ठीक है, तो उसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है एटमॉस्फेरिक विंडोज, उसको हम अच्छे से समझेंगे। उससे हमारे पास काफी क्वेश्चंस बनते हैं और वो कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है अदर रिमोट सेंसिंग पर्पज के लिए हमारे पास। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि जो स्कैटरिंग है, एक तो हमने देखा था जो मेन फैक्टर थे, एक तो वेवलेंथ था और एक पार्टिकल साइज था हमारे पास। उसी के बेसिस पे हमारे पास दो टाइप्स ऑफ स्कैटरिंग क्लासिफाइड है। एक है हमारे पास सेलेक्टिव, दूसरा हमारे पास नॉन सेलेक्टिव। सेलेक्टिव स्कैटरिंग जो है वो क्या है, हमारे पास वेवलेंथ डिपेंडेंट है। ठीक है, और सेलेक्टिव स्कैटरिंग दो टाइप्स की होती है, एक रिले स्कैटरिंग होती है हमारे पास और एक माई स्कैटरिंग होती है। तो जो वेवलेंथ डिपेंडेंट होता है उसको हम सेलेक्टिव स्कैटरिंग कहते हैं। तो इसमें सबसे पहला टाइप है रिले स्कैटरिंग। ठीक है, उसको देखते हैं। रिले स्कैटरिंग इज नेम्ड आफ्टर द इंग्लिश फिजिसिस्ट लॉर्ड रेले, who offered its explanation. Rayleigh scattering is caused by very small particle, मतलब जिन पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है उनकी वजह से यहाँ पर रेले स्कैटरिंग देखी जाती है। जैसे हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स हो गए, उनका रेडियाई क्या है, बहुत कम होता है, और रेडिएशन का जो वेवलेंथ है उसका जो रेंज है वो हमारे पास काफी ज्यादा होता है। तो गैस मॉलिक्यूल्स या फिर छोटे पार्टिकल्स की वजह से जो स्कैटरिंग होती है उसको हम रेले स्कैटरिंग कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो डी है वो बहुत छोटा है हमारे पास एज कम्पेयर टू द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन हमारे पास। तो जब ये फैक्टर होता है तो वो रेले स्कैटरिंग कहलाता है। Primarily, it occurs due to oxygen and nitrogen molecules in the sky. Thus, it is also known as molecular scattering. तो molecules की वजह से होता है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हमारे पास उनके molecules की वजह से स्कैटरिंग देखने के लिए मिलती है, इसलिए हम इसको क्या molecular scattering भी कहते हैं। Rayleigh scattering can be considered to be elastic scattering since the photon energy of the scattered photons is not changed. तो जो फोटोन जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है रेले स्कैटरिंग में चेंज नहीं होता है हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम फोटोन एनर्जी या इलास्टिक स्कैटरिंग भी कह सकते हैं। स्कैटरिंग इन विच द स्कैटर्ड फोटोन्स हैव दे आइदर अ हायर और लोअर फोटोन एनर्जी इज कॉल्ड रमन स्कैटरिंग। तो ये जो रेले स्कैटरिंग है वो वहाँ पर इलास्टिक स्कैटरिंग होता है, मतलब कि फोटोन जो होते हैं जब स्कैटरिंग हो जाता है और फिर डिफरेंट डायरेक्शन में एनर्जी जो है वो मूव करती है हमारे पास। ठीक है, रिफ्लेक्ट स्कैटर होके, तो जो फोटोन्स होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं वहाँ पर, उनकी जो एनर्जी है फोटोन्स की वो चेंज नहीं होती है यहाँ पर। लेकिन रमन स्कैटरिंग के अंदर क्या होता है कि स्कैटरिंग होने के बाद जो स्कैटर्ड फोटोन्स होते हैं वो अपने फोटोन एनर्जी को या तो हाई करते हैं या फिर लो होती है वहाँ पर, तो वो क्या कहलाती है, रमन स्कैटरिंग कहलाती है। रैले स्कैटरिंग में ऐसा नहीं होता है वहाँ पर। यूजुअली दिस काइंड ऑफ स्कैटरिंग इन्वॉल्व्स एक्साइटिंग सम वाइब्रेशनल मोड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स giving lower scattered photon energy or scattering of an excited vibrational state of a molecule which adds its vibrational energy to the incident photon. तो रमन स्कैटरिंग के अंदर क्या वहाँ पर हाइयर और लोअर फोटोन एनर्जी एग्जिस्ट करती है वहाँ पर। तो वो जनरल मॉलिक्यूल्स की वजह से होती है, जिसमें हमारे पास कुछ वाइब्रेशनल जो मोड होता है मॉलिक्यूल्स का उसकी वजह से इंक्रीज और डिक्रीज देखने के लिए मिलता है। तो रमन स्कैटरिंग के अंदर चेंज होता है फोटोन एनर्जी हमारे पास। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल भी बनते हैं कि जो इंटेंसिटी होती है किसी भी लाइट की, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल होती है ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो लैम्डा, मतलब कि उसकी वेवलेंथ की पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब वेवलेंथ जो ज्यादा होगी तो इंटेंसिटी कम होती है हमारे पास। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट। इंपॉर्टेंट है ये काफी हमारे पास। तो यहाँ पे आई तो पता ही है हमारे पास स्कैटरिंग इंटेंसिटी और वेवलेंथ जो है वो लैम्डा है हमारे पास। स्कैटरिंग क्या है हमारे पास, उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि स्कैटरिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन रिमोट सेंसिंग इन्वेस्टिगेशंस बिकॉज इट कैन सीवियरली reduce the information content of remotely sensed data to the point that the imagery loses
contrast and then it becomes difficult to differentiate one object from another. तो जो हमारे पास रिमोट सेंसिंग इमेजेस क्रिएट होती है यहाँ पर सेंसर के थ्रू, वो हमारे पास कॉन्ट्रास्ट जो होता है मतलब कि ब्लर हो जाती है इमेजेस, क्योंकि स्कैटरिंग की वजह से जो हमारे पास नॉइज इंक्रीज हो जाता है हमारे पास, तो क्लियरली हम ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं वहाँ पर। तो वो किसकी वजह से होता है? स्कैटरिंग की वजह से। स्कैटरिंग इज अ प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्ट्स विद पार्टिकल्स और लार्ज गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर एंड कॉजेज इट टू बी रीडायरेक्टेड इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ बाय रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो होती है हमारे पास, जब किसी भी पार्टिकल के ऊपर या गैस मॉलिक्यूल के ऊपर जो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है उसके साथ इंटरेक्ट करती है, तो वो हर एक डायरेक्शन में एनर्जी को ट्रांसफर करती है रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन की वजह से। तो ये जो डायरेक्ट हमारे पास सेंसर के पास पहुंच जाती है जो एनर्जी है, ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं पहुंचती है, वहाँ पर डायरेक्ट स्कैटर होकर वहाँ पर सेंसर तक पहुंचती है, जो कि वहाँ पर रिमोट सेंसिंग में ब्लर इमेज क्रिएट करता है या फिर नॉइज क्रिएट करता है वहाँ पर। स्कैटरिंग डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर, हमने देखा था, एक तो वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन के ऊपर है, अबंडेंस ऑफ पार्टिकल मतलब उसके साइज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, और डिस्टेंस द रेडिएशन ट्रेवल्स थ्रू द एटमोस्फेयर, और जितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतना ज़्यादा स्कैटरिंग देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि उतना ज़्यादा इंट्रैक्शन देखने के लिए मिलेगा। तो इसी की वजह से हमारे पास जो सनराइज है या फिर सनसेट है वो हमारे पास रेड कलर का दिखता है सन उस टाइम पर। तो अब इसी फैक्टर्स की वजह से जो स्काई है वो ब्लू कलर का दिखता है इन द मिड डे में हमारे पास, ठीक है, क्योंकि sky appears blue because as sunlight passes through the atmosphere, the shorter wavelength that is blue of the visible spectrum are scattered more than other longer visible wavelength। तो जैसे ही हमारे पास मिड डे होता है, पोलर पे होता है हमारे पास सन, तो जो भी रेडिएशंस होती हैं उसमें क्या है कि ब्लू लाइट जो है वो हमारे पास स्कैटर होकर आइस तक पहुंचती है, और जो लॉन्गर वेवलेंथ है वो हमारे पास इतनी ज़्यादा स्कैटर्ड नहीं होती है यहाँ पर। तो जो शॉर्टर वेवलेंथ है, जैसे विजुअल रेंज की बात करते हैं, क्योंकि हमारी आइज जो होती हैं सेंसिटिव होती हैं विजुअल रेंज के लिए, तो ब्लू कलर हमारे पास आइज तक पहुंचता है, इसलिए स्काई जो है ब्लू कलर का दिखता है। लेकिन सनराइज और सनसेट के टाइम पे स्काई जो है वो रेड कलर का दिखता है, क्योंकि उसको ट्रेवलिंग जो करना पड़ता है, हॉरिजन के ऊपर होता है हमारे पास सन, तो इसका जो ट्रेवलिंग पाथ होता है रेडिएशंस का वो लॉन्गर होता है हमारे पास किसी भी पॉइंट ऑफ अर्थ सरफेस पे। तो इस लॉन्गर वजह से हमारे पास जो ब्लू लाइट होती है, जो शॉर्टर रेंज ऑफ वेवलेंथ होती है, वो पूरी की पूरी स्कैटर हो जाती है, हमारी आइज तक जो पहुंचती हैं वो रेड कलर की पहुंचती है हमारे पास, ठीक है। तो सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो स्काई है वो रेड कलर का दिखता है। तो ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट द स्काई अपीयर्स रेड बिकॉज ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट द लाइट हैज टू ट्रेवल फार्दर थ्रू द एटमोस्फेयर देन एट द मिड डे एंड स्कैटरिंग ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ इज मोर कंप्लीट, मतलब कि ज़्यादातर सारी शॉर्टर वेवलेंथ जो है वो स्कैटर हो जाती हैं। दिस लीव्स अ ग्रेटर पोर्शन ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ लाइट रेड टू पेनिट्रेट द एटमोस्फेयर, और हमारी आइज तक या हमारे पास तक कौन सी पहुंचती हैं? जो लार्जर रेंज ऑफ वेवलेंथ होती हैं, जैसे कि हमारे पास रेड कलर की वेवलेंथ होती है, इसलिए हमारे पास स्काई जो है सनराइज और सनसेट के टाइम पे रेड कलर का दिखता है। तो जब हमारे पास रेले स्कैटरिंग क्या है कि कोई भी पॉइंट ऑफ सोर्स है, हमारे पास कोई गैस मॉलिक्यूल है, डायरेक्शन ऑफ इनकमिंग लाइट हो गई यहाँ पर इंसिडेंट, और फिर वो स्कैटर हो रही है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये क्या है? रेले स्कैटरिंग कहलाता है। एंगुलर पैटर्न ऑफ द स्कैटर्ड इंटेंसिटी फॉर रेले स्कैटरिंग, सिंस द एक्सटेंट ऑफ स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ सच एज ब्लू लाइट इज इन द विजुअल स्पेक्ट्रम आर अफेक्टेड द मोस्ट, क्योंकि इंटेंसिटी जो होती है स्कैटरिंग की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/λ4। तो जिसका रेंज ऑफ वेवलेंथ शॉर्टर है, जैसे कि हमारे पास ब्लू लाइट हो गई विजुअल स्पेक्ट्रम में, तो ये ज़्यादातर स्कैटर देखने के लिए मिलता है हमारे पास, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी जो होती है स्कैटरिंग की वो ज़्यादा होती है हमारे पास। तो हमारे पास जो रेड सनसेट दिखाई देता है वहाँ पर, उस किसकी वजह से दिखाई देता है? रेले स्कैटरिंग की वजह से दिखाई देता है, ठीक है। ये याद रखना है आपको, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं कि कौन से टाइप ऑफ स्कैटरिंग की वजह से सनसेट जो है वो रेड कलर का दिखाई देता है। ड्यूरिंग सनसेट सनलाइट पासेस थ्रू ए लॉन्गर पाथ of air than at noon, since the violet and blue wavelength are scattered more during their longer path through the air that at the noon। तो नून पे उसको ट्रेवल कम करना पड़ता है, इसलिए हमारे पास सारी रेंज ऑफ वेवलेंथ जो है वो दिखाई देती है हमारे पास। बट जब लॉन्गर पाथ ट्रेवल करना पड़ता है एट द सनसेट और सनराइज के टाइम पे हमारे पास, तो जो लॉन्गर वेवलेंथ होती है जैसे रेड कलर, वो हमारी आइज तक पहुंचता है हमारे पास, ठीक है।
तो व्हाट वी सी एट द सनसेट इज द रेजिड्यू, दैट इज द वेवलेंथ ऑफ सनलाइट दैट आर हार्डली स्कैटर्ड अवे, स्पेशली द ऑरेंजेस एंड रेड्स। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सनसेट जो है वो रेड कलर का दिखाई देता है। तो ये था हमारे पास रेले स्कैटरिंग। दूसरा है हमारे पास माई स्कैटरिंग। माई स्कैटरिंग में क्या है कि जो हमने देखा था कि रेले स्कैटरिंग में साइज ऑफ पार्टिकल बहुत छोटा था एज कंपेरिजन टू द वेवलेंथ, बट माई स्कैटरिंग में क्या होता है कि व्हेन द पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर आर द सेम साइज एज द वेवलेंथ बीइंग स्कैटर्ड, तो सेम साइज होता है लगभग, जो भी पार्टिकल साइज और वेवलेंथ का साइज होता है रेडिएशन का वो सिमिलरली होता है, मतलब कि सेम साइज का होता है अप्रोक्सीमेटली। तो ये जो माई स्कैटरिंग देखने के लिए मिलता है वो जनरली पार्टिकल जिनका रेडियस जो होता है वो 0.1 से 10 माइक्रोमीटर तक का होता है, उनकी वजह से माई स्कैटरिंग देखने के लिए मिलता है। जैसे डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, सॉल्ट हो गया, हमारे पास जैसे एरोसोल्स कहते हैं जो कि अवेलेबल है वहाँ पर एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं हमारे पास। तो डस्ट, पोलन, स्मोक एंड वाटर वेपर आर कॉमन कॉजेज ऑफ माई स्कैटरिंग विच टेंड्स टू अफेक्ट लॉन्गर वेवलेंथ, क्योंकि हमारे पास शॉर्टर वेवलेंथ को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता। शॉर्टर वेवलेंथ को कौन इफेक्ट कर रहा था, जैसे ब्लू कलर को रेले स्कैटरिंग के अंदर। माई स्कैटरिंग में जो है जनरली लार्ज रेंज ऑफ वेवलेंथ जो है स्कैटर होती हैं, अफेक्टेड होती हैं। माई स्कैटरिंग अकर्स मोस्टली इन द लोअर पोर्शंस ऑफ द एटमॉस्फेयर वेयर लार्जर पार्टिकल्स आर मोर अबंडेंट एंड डोमिनेट्स व्हेन क्लाउड्स कंडीशंस आर ओवरकास्ट। तो क्लाउड कंडीशंस मान लीजिए हमारे पास अवेलेबल है एटमॉस्फेयर के अंदर, क्लाउड्स अवेलेबल हैं, ठीक है, और लार्जर पार्टिकल्स हैं, ऑब्वियसली हमारे पास लार्जर रेंज ऑफ वेवलेंथ को अगर इफेक्ट कर रहे हैं और सेम साइज के पार्टिकल से इफेक्टेड होता है तो लार्जर पार्टिकल्स अवेलेबल है जो हमारे पास क्या डाउन साइड में रहेंगे एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में, लोअर साइड में रहेंगे। तो ज़्यादातर माई स्कैटरिंग जो देखने के लिए मिलता है हमारे पास लोअर साइड में देखने के लिए मिलता है हमारे पास, ठीक है, डाउन साइड में। द अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग इज ग्रेटर देन रेले स्कैटरिंग, और अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग जो है वो भी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। द वॉयलेट एंड ब्लू लाइट आर स्कैटर्ड अवे मोर with an increasing amount of smoke and dust particles in the atmosphere. Only the larger orange and red wavelength light reaches our eyes. तो अगर हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर स्मोक और डस्ट पार्टिकल्स अवेलेबल ज़्यादा हैं तो जो ब्लू लाइट है, वॉयलेट लाइट है, जो हमारे पास सिमिलरली उसी साइज के बराबर की वेवलेंथ रखती हैं, वो जो सारी लाइट्स हैं वो क्या स्कैटर्ड हो जाती हैं। और जो लॉन्गर वेवलेंथ है हमारे पास, ठीक है, जिनका साइज ऑफ पार्टिकल के इक्वल वेवलेंथ नहीं है हमारे पास, वो लाइट्स हमारी आइज तक पहुंचती हैं, जैसे ऑरेंज हो गया, रेड वेवलेंथ हो गया। तो ये माई स्कैटरिंग था हमारे पास। नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग जो है वो सेकंड टाइप है। हमने सेलेक्टिव के दो टाइप पढ़े, रेले और माई स्कैटरिंग। नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम समझेंगे कि क्लाउड जो है व्हाइट कलर के क्यों दिखते हैं। तो नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग आर वेवलेंथ इंडिपेंडेंट, जो वेवलेंथ डिपेंडेंट है वो सेलेक्टिव है और जो वेवलेंथ इंडिपेंडेंट है वो नॉन सेलेक्टिव है। तो इट कॉज्ड बाय द पार्टिकल्स या वाटर ड्रॉपलेट्स हो गए, आइस फ्रेगमेंट्स हो गए, जिनका रेडियाई जो साइज ऑफ पार्टिकल है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे कि रेडियाई जिन पार्टिकल्स का 10 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होता है, जनरली वो क्या स्कैटरिंग कॉज करती है, नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग, ठीक है। तो याद रखना है आपको, स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स रेले स्कैटरिंग कॉज करते हैं, और फिर 0.1 से 10 माइक्रोमीटर जनरली क्या हमारे पास माई स्कैटरिंग है, और 10 माइक्रोमीटर से जो ज़्यादा रखता है हमारे पास रेडियाई साइज ऑफ पार्टिकल में, वो हमारे पास नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग कॉज करता है। तो जनरली इसके अंदर क्या आते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हो गए, आइस फ्रेगमेंट्स हो गए, जो कि क्लाउड्स के अंदर अवेलेबल रहते हैं। द स्कैटरिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेवलेंथ, ऑल द वेवलेंथ्स आर स्कैटर्ड इक्वली एंड नॉट जस्ट ब्लू, ग्रीन एंड रेड। नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग टेक्स प्लेस इन द लोअर पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर। लार्जर साइज ऑफ पार्टिकल है लोअर पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर में अवेलेबल रहेगा, जहां पे पार्टिकल का साइज क्या है 10 टाइम्स ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, मतलब कि जहां पे साइज ऑफ पार्टिकल इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ, और जनरली कितना 10 टाइम्स होता है वहां पास, ठीक है। तो उनकी वजह से क्या नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग देखने के लिए मिलता है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग इज द अपीयरेंस ऑफ क्लाउड एज वाइट, एज क्लाउड्स कंसिस्ट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट particles and the wavelength are scattered in equal amount, the clouds appear as white। क्योंकि हमारी आइज तक जो है सारी रेंज ऑफ वेवलेंथ पहुंचती हैं तो वो क्या है क्लाउड व्हाइट कलर का दिखता है, क्योंकि इसके अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स अवेलेबल रहते हैं क्लाउड्स के अंदर वो लार्जर साइज ऑफ पार्टिकल होते हैं, और रेंज ऑफ वेवलेंथ जो होती है वो सारी की सारी स्कैटर्ड होती हैं इक्वल अमाउंट में, ठीक है। तो सारी की सारी रेंज ऑफ वेवलेंथ हमारी आइज तक पहुंचती है और क्लाउड जो है वो हमें व्हाइट कलर का दिखता है, ठीक है। Water droplets and large dust particles can cause this type of scattering and thus cause fog and clouds to appear white to our eyes
because blue, green and red light are all scattered in approximately equal quantity। तो जब इक्वल क्वांटिटी होगी तो कोई भी रेंज ऑफ कलर दिखेगा नहीं हमें। अगर ब्लू का क्वांटिटी ज़्यादा होता है या ग्रीन का ज़्यादा होता है या रेड का ज़्यादा हमारे पास स्कैटर होता है तो उस कलर का क्लाउड दिखता है। बट इक्वली अमाउंट में हमारे पास स्कैटर होता है, इसलिए वाइट जो होते हैं वो कलर, जो क्लाउड होते हैं वो वाइट कलर के दिखाई देते हैं। ठीक है, क्लाउड हो गया या फिर फॉग हो गया वो हमारे पास के वाइट कलर के दिखाई देते हैं। स्कैटरिंग क्रिएट्स एन इफेक्ट ऑफ हेजीनेस इन रिमोट सेंसिंग इमेजेस विच रिड्यूसेस कॉन्ट्रास्ट इन इमेजेस। तो जो स्कैटरिंग है वो जनरली नॉइज तो क्रिएट करता है रिमोट सेंसिंग इमेजेस में, जो स्कैटरिंग है वो क्या हेजीनेस क्रिएट करता है रिमोट सेंसिंग इमेजेस में, जो ब्लर कर देता है इमेजेस को। ठीक है, उसका कॉन्ट्रास्ट जो है वो डाउन हो जाता है। तो जैसे कि हम देखेंगे, अगर सेक्शन बी देखेंगे उसमें काफ़ी सेक्शन 2 जो गेट ज्योमेट्रिक्स का सिलेबस है उसके सेक्शन 2 के पार्ट बी में देखेंगे तो जो टॉपिक्स हैं वो इस कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाने के लिए, मतलब कि आउटपुट जो है वो क्लियरली विजिबल हो उसके रेस्पेक्ट में टॉपिक्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो कॉन्ट्रास्ट को हमारे पास चेंज किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, मतलब कि जो भी नॉइज होता है उसको क्लियर किया जाता है हमारे पास। तो इट ऑल्सो क्रिएट्स एडजेंसी इफेक्ट्स इन विच सिग्नल रिकॉर्डेड इन ए पिक्सल पार्टली इनकॉर्पोरेट्स द स्कैटर्ड सिग्नल फ्रॉम द नाइबरिंग पिक्सल्स। तो इसमें क्या एडजेंसी इफेक्ट भी देखने के लिए मिलता है कि जो पार्ट, जैसे रिमोट सेंसिंग में उसको हम जानते हैं कि ग्रिड ऑफ पिक्सल्स में अवेलेबल रहती है, तो जो नियर बाई पिक्सल के पास इंटेंसिटी पहुंच रही है उसको पार्टली कंसिडर कर लेता है नाइबरिंग जो हमारे पास पिक्सल होता है यहाँ पास। तो आधी इंफॉर्मेशन तो इसकी रखता है यहाँ पास, क्योंकि नियर बाई है तो ये माना जाता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो सिमिलर ही रहेगा हमारे पास। तो इसके अंदर क्या एडजेंसी इफेक्ट देखने के लिए मिलता है स्कैटरिंग की वजह से। इट इज रिक्वायर्ड टू इंट्रोड्यूस एन इम्पोर्टेंट टर्म हियर, पाथ रेडियंस। द रेडिएशन दैट हैज बीन स्कैटर्ड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड हैज रीच्ड द सेंसर विदाउट कॉन्टेक्टिंग द अर्थ सरफेस। तो उसको क्या कहते हैं, पाथ रेडियंस कहते हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो भी रेडिएशन सोर्स से हमारे पास ऑब्जेक्ट की तरफ जा रही है लेकिन पार्टिकल्स अवेलेबल हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, और रेडिएशन जो है वो इंटरेक्ट करती है एटमॉस्फेयर के साथ। तो यहाँ से डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होके स्कैटर होके सेंसर के पास अगर वो डायरेक्टली रीच कर रही है तो उस पाथ को क्या कहते हैं, पाथ रेडियंस कहते हैं वापस। ठीक है, तो यही है कि radiation that has been scattered in the earth atmosphere and has reached the sensor without contacting the earth surface. It is essential to remove the path radiance from remote sensing images before any image analysis, particularly for multi-date images. तो अगर हम एक ही जगह के मल्टी डेट पे इमेजेस क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि वहाँ का चेंज हम आइडेंटिफाई कर सकें, वहाँ पर मॉनिटर कर सकें, तो उसके लिए जनरली इमेज एनालिसिस करना पड़ेगा कि पहले क्या चीज़ थी बाद में क्या चीज़ थी। तो उनके लिए जो पाथ रेडियंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, उसको रिमूव करना है हमारे पास। क्योंकि पाथ रेडियंस जनरली किसी ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन कैरी नहीं कर रहा है, वो डायरेक्टली किसी पार्टिकल से स्कैटर या रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास सेंसर तक डायरेक्टली पहुंच रहा है हमारे पास। तो ये जो पाथ रेडियंस है इमेज एनालिसिस से पहले इसको रिमूव करना बहुत जरूरी है, ये टर्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था हमारे पास स्कैटरिंग। नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग भी देखा हमने। सेलेक्टिव स्कैटरिंग के दो टाइप्स देखे, रेले और माई स्कैटरिंग। आपको याद रखना है, साइज वाइज याद रखना है। ठीक है, उसके बाद मेनली कौन सा स्कैटरिंग टाइप जो है वो कौन से फेनोमेनन को एग्जिस्ट करता है हमारे पास। ठीक है, उसको याद रखना है, क्योंकि यही चीज़ें जो क्वेश्चन है जो डायरेक्टली गेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास एब्जॉर्प्शन। काफ़ी बड़ा टॉपिक है हमारे पास, क्योंकि इसको समझना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे भी काफ़ी क्वेश्चन हमने गेट एग्जाम में देखे, तो इसका हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें हैं जैसे एटमॉस्फेरिक विंडोज़ को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो फेनोमेनन ये एग्जिस्ट करता है उसकी वजह से क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है वो चीज़ देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर जुड़कर भी आप मैसेज कर सकते हैं वहाँ पर। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी जियोमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ करते रहिए। थैंक यू।